नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर जो विवाद शुरू हुआ है देश में, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बार बजट सत्र में विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार ऑटोक्रेटिक तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि गौतम अडानी के मुद्दे पर जो भी हमने आरोप लगाए हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो जिन्होंने लोकसभा में, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने कहा है उनकी बातों के कुछ हिस्सों को एक्सपंज यानी हटा दिया गया है संसद की कार्यवाही से। क्या वाकई सरकार अहंकार में विपक्ष की आवाज को दबा रही है? इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का स्वागत, क्योंकि यहां पर मौजूद युवा आज करेंगे सवाल। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद भारतीय जनता पार्टी के यहां पर पहुंच गए। सुप्रिया शिंदे जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, दोनों का तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की बौछार करें, आइए आपको सुना देते हैं क्या आरोप विपक्ष लगा रहा है। ये देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। संसद से पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया, कांग्रेस वालों को खूब घेरा, सालों तक सत्ता में काबिज रही देश की सबसे पुरानी पार्टी को खूब आईना दिखाया। अब कांग्रेस को प्रधानमंत्री के भाषण में अहंकार की झलक मिल रही है। कईयों प्रश्नों का उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ जनरल भाषण दिए और वो उन्होंने कहा कि वो एक ही इंसान इस देश को बचा सकता है, मैं सबको भारी पड़ रहा हूँ। ये अहंकार की बात उन्होंने की, ताकि हमारे सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस इस बात से आग बबूला है कि पार्टी के अध्यक्ष और राहुल गांधी के भाषण के बड़े हिस्से को सदन की कार्यवाही से क्यों हटाया गया। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। अपना चुनावी भाषण के जैसा छाती ठोक ठोक कर उन्होंने अपना भाषण दिया। ठीक है, हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच है और अपने तहत बात करते हैं, लेकिन वैसी आजादी हमको पार्लियामेंट में कानून के तहत, संविधान के तहत और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के तहत मिलना चाहिए। चाहे खड़गे जी का हो, चाहे हमारे यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी साहब जी का नोटिस हो, ये स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा नियम बने हुए हैं। कौन ऐसा संसदीय बोला, कौन ऐसे व्यक्ति पर बोला जो आउटसाइडर है और हमसे पहले परमिशन नहीं ली। राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी मामले को लेकर सरकार को जमकर घेरा था। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ढेरों आरोप लगाए थे। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। टीचर उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस बार बार यही कह रही है कि प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उधर अडानी मसले को लेकर कांग्रेस ने सड़कों पर भी मोर्चा खोल रखा है। लेकिन सवाल ये कि सिर्फ आरोपों के भरोसे सियासत कब तक चमकाई जा सकती है। आज तक ब्यूरो। चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, पहला सवाल आपसे ही है माननीय सांसद जी, और वो सवाल ये है कि विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार उनकी बातों को जानबूझकर हटा रही है, आप ऑटोक्रेटिक तरीके से काम कर रहे हैं और आप विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। जो लोग ऑटोक्रेटिक तरीके से कहने की बात कर रहे हैं, उनके सिंक्रोनिक तरीकों को देखिए। पिछले 8 सालों में ये एक अद्भुत संयोग है ना कि जब भी भारत में पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला होता है, रफाल से लेके, पेगासस से लेके, किसान आंदोलन से लेके, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से लेके, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तक, कुछ ना कुछ विदेश में छप कैसे जाता है। मतलब टाइमिंग देखिए ना, सिंक्रोनिसी। ठीक जिस समय संसद का सत्र होने वाला होता है उसी समय छपता है, और उन्हें पता होता है कि उधर से सुर उठेगा तो इधर से मिले सुर मेरा तुम्हारा कह के उस तराने को याराना देने वाले बहुत से लोग यहां पर होंगे। और उसके बाद साबित किसी में कुछ भी नहीं होता है जब फैक्ट्स निकल के सामने आते हैं। और ये आज से नहीं, मोदी जी के खिलाफ तो 22 साल से चल रहा है। जब वो 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय से याद करिए,
ये लोग तो वो हैं, याद करिए, जिन्होंने 60 सांसदों ने यूएस सीनेट को लिख के दिया था कि मोदी जी को वीजा मत दीजिएगा, जबकि मोदी जी ने जिंदगी में कभी वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था। उसमें कांग्रेस के भी सांसद थे। जो इनकी सरकार के समय भारत की सार्वभौमिकता का अपमान, भारत की संप्रभुता का अपमान, भारत के लोकतंत्र का अपमान, भारत की न्याय व्यवस्था का अपमान, मगर ये कुछ भी करते चले गए। एक दौर था कांग्रेस वर्सेस रेस्ट भारत की राजनीति में, आज हो गया बीजेपी वर्सेस रेस्ट। पर मैं संसद के अंदर था। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति ये मर्यादा गरिमा है कि उसे शांतिपूर्वक सुना जाता है। प्रधानमंत्री जब भी बोलते थे तो लोग विरोध कर लेते थे, विरोध करने के बाद एक निश्चित स्तर के विरोध के बाद शांत हो जाते थे, परंतु पहले पॉइंट से लेके अंतिम मिनट तक लगातार इतना हो हल्ला शोर शराबा करता रहा। आपने देखा होगा सारे लोग माइक लगाए थे, माइक्रोफोन हम लोग भी लगाए थे, अन्यथा कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। तो आज हमें पार्लियामेंट में जानते क्या दिख रहा था? इट वॉज मोदी वर्सेज रेस्ट। बट मैं कहना चाहूंगा, इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू एक्सेप्ट दैट ईस्ट और वेस्ट मोदी इज द बेस्ट। और जो मुझे सदन में दिखाई पड़ रहा था वो जानते क्या था? जैसे मोदी जी ने कहा एक अकेला, तो मैं वो एक पंक्ति मोदी जी के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने तो बहुत अकेला करने की कोशिश 22 साल से की थी, मगर यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, पर जग प्रकाश करता एक चंद्रमा अकेला। सुप्रिया जी, आपका जवाब। मोदी और मोदी के खिलाफ पूरी लड़ाई विपक्ष की, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो भारी पड़े उन पर। 2.5 घंटे के प्रधानमंत्री का भाषण लोकसभा और राज्यसभा को मिला लीजिए, और 1.5 मिनट की राहुल गांधी जी की वो बाइट जो उन्होंने सदन के बाहर दी कि द प्राइम मिनिस्टर वाज शेल शॉक्ड, उस पर भारी पड़ गई। और मैं तो प्रधानमंत्री से बड़ी प्रेरित हूं। दुष्यंत कुमार जी की बड़ी चर्चा है, दुष्यंत कुमार जी को प्रधानमंत्री ने कोट भी किया। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगी, क्योंकि काफिला तो लुट रहा है और जिसको बचाना है वो लुटा रहा है काफिला, मैं उसकी बात नहीं करूंगी। जिस कविता के प्रधानमंत्री जी ने कुछ पाठ पढ़े लोकसभा में, उसी को आगे पढ़ देती हूं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। ये दुष्यंत कुमार किस दौर में लिखी गई थी, ये भी बताइए। बीच में मत बोलिए, अभी मैं बोल रही हूँ। किस दौर में लिखी गई थी, के नाम संदेश दे दिया, आप शांत रहिए। किस दौर में लिखी ये गई? जो अमृत काल चल रहा है और ये जो एक फिजूल का इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल आ जाता है। 700 किसानों की शहादत हो गई। सतपाल मलिक तो आप ही के गवर्नर थे, हमने तो नहीं अपॉइंट किया था, आप ही ने उनको उस पद पर अपॉइंट करा था। सतपाल मलिक जी का कहना है, जब मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया और मैंने कहा 700 किसानों की शहादत हो गई है, प्रधानमंत्री ने मुड़ के कहा मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मर रहे हैं, और वो काले कानून आपको वापस करने पड़े थे। तो ये भूलिए मत, आप ये भूल जाते हैं कि पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी की इंक्वायरी बैठी हुई है। आप भूल जाते हैं कि जो मुद्दे उठते हैं उसका जवाब देने का काम सत्ता पक्ष का होता है, पूछने का काम विपक्ष का होता है। ये क्या बोल रहे हैं, हमें हेडफोन लगाने पड़े, सुनाई नहीं दे रहा था। 2004 में राष्ट्रपति के अभिवादन का उत्तर दे रहे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इन लोगों ने ऐसा हो हल्ला और डिसेप्शन किया था कि वो लोकसभा में उनको टेंडर करना पड़ा, वो बोल नहीं पाए थे। जो जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड दोनों हाउसेज में डिसरप्शन का है वो दूसरा है। मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहती हूं और इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मुझे तो इसमें कुछ अनपार्लियामेंट्री नहीं नजर आ रहा है। इसमें क्या गलत है? वॉशिंग मशीन कह देने में क्या गलत है? अडानी और मोदी जी के रिलेशनशिप पर सवाल पूछने में कि कैसे उनकी दौलत $8 बिलियन से $140 बिलियन हो गई जबकि देश और गरीब हो गया, में क्या दिक्कत है? आप इतने ही अगर लोकतंत्र के पहरी हैं तो 6 इंस्टेंसेस खरगे जी के और 18 इंस्टेंसेस राहुल गांधी जी की स्पीच के। और कौन से एक्सटेंसेस हैं जिसमें वो कह रहे हैं सबसे जरूरी सवाल जनता पूछना चाहती है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अडानी जी से रिश्ता क्या है, जिसमें पूछते हैं असली जादू तो 2014 में शुरू होता है। 609 नंबर पर अडानी थे, वो नंबर 2 पर आ गए 2022 में। इसमें क्या अनपार्लियामेंट्री है? ये तो तथ्य है। मतलब ऐसी तमाम चीजें, आपको उससे दिक्कत क्या है? दिक्कत की बात अंजना जी एक ही है, और दिक्कत की बात यह है कि जब यह देश प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा कर रहा था कि प्रधानमंत्री अडानी पर बोलेंगे, तो प्रधानमंत्री ने अपने मुंह में दही जमा ली और अडानी पर चुप हो गए। यह अलग बात है, डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। जब संयुक्त विपक्ष खड़ा होकर आवाज दे रहा था अडानी पर बोलो, मौन तोड़ो, मोदी अडानी भाई भाई,
तो प्रधानमंत्री का गला सूख रहा था। मुझे आज से पहले प्रधानमंत्री इतने लॉस्ट, इतने डेस्परेट और स्तर भाषा का गिराते हुए इससे पहले सदन में नजर नहीं आए थे। बाहर तो उन्होंने क्या जो लाइनें हटाई गई हैं, पढ़ के उन्होंने सुनाई, क्या संसदीय है उसमें? पहले तो इनकी बात का जवाब दे दूं, फिर उसका भी जवाब देता हूं। इन्होंने पहले कहा कि तथाकथित काला कानून वापस लेना पड़ा। यानी काला कानून जानते क्या था? एपीएमसी एक्ट होना चाहिए। भारत में एक राज्य है जहां वो तथाकथित काला कानून आज भी लागू है। वापस लिया कि नहीं वो बताइए ना। मैं बता रहा हूं, केरल में जड़मूड़ से नहीं है, मगर उसकी आवाज दिल्ली में सुनाई नहीं पड़ती क्योंकि वहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। भैया ठीक, इन्होंने काले कानून का बड़ा विरोध किया और पंजाब में किस हश्र पे पहुंच गए सारी दुनिया ने देखा। इसलिए और जो लोग मैं पूछ रहा, देखिए पंजाब में जो सबसे बड़े किसान नेता थे वो चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े किसान नेता थे, उनके अपने गांव में उनसे ज्यादा वोट भाजपा को मिला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी पंचायत में जितने लोग बैठे रहते थे उतने वोट नहीं मिले उनको अपनी बूथ पे। इसका अर्थ यह होता है कि इकोसिस्टम क्या है और हकीकत क्या है, ये दोनों का अंतर है। अब दूसरा बिंदु इन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी को बोलने नहीं दिया। अब मैं मनमोहन सिंह जी का ही एक शेर जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, मैं कोट करता हूं, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। बोलने तो आपने नहीं दिया था। उनके नाम के आगे जो एमएमएस का फुल फॉर्म क्या था, मैं सिर्फ एमएमएस बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा हूं, वो सबको पता था। अब मैं आता हूं जो इन्होंने बात कही। देखिए, संसद में एक परंपरा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम यदि वह अपना उत्तर देने के लिए सदन में उपस्थित नहीं है अथवा उसका उत्तर नहीं है तो नाम लेकर नहीं बोला जाता। अब आपने जब अडानी जी कहा तो अडानी जी कोई कंपनी नहीं है, अडानी जी व्यक्ति हो गया। आप कहते अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, देन इट वुड हैव बीन अ कंपनी। व्हेन यू आर सेइंग अडानी जी, जो अभी सुप्रिया जी ने भी बोला, तो फिर एक व्यक्ति के बारे में यदि आप कह रहे हैं और उस व्यक्ति को वो जवाब देने के लिए संसद में उपस्थित नहीं है तो ये एक संसदीय परंपरा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। और दूसरा, मैं परंपरा का एक और उदाहरण देता हूं। कोई ऐसा उदाहरण बताएं भारत के संसदीय इतिहास में अथवा विश्व के संसदीय इतिहास में जब किसी मीडिया में छपी एक स्टोरी के आधार के ऊपर जांच गठित हो गई हो और वो स्टोरी ऐसी हो जिसपे वो खुद वो कंपनी जांच के घेरे में हो। यूएस कोर्ट ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, किसी अमेरिकी कंपनी को के ऊपर वो नहीं लिख सकते, मगर यहां भाई भाई कहते रहेंगे क्योंकि यूएस का प्रतिबंध तो है, मगर यहां वालों के साथ, तभी तो मैंने कहा विदेशी कॉन्स्पिरेसी की बात ऐसे ही नहीं कर रहे, गजब की जुगलबंदी है। यानी वहां पे अगर रोक भी लग जाएगी तो यहां से सुर तो बचता ही रहेगा। विदेशी एजेंसियों से आपकी जुगलबंदी, एलआईसी बोल चुकी है, उनकी बात को आप यहां मैग्नीफाई करते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। नैतिक और दिमागी दिवालियापन पूरी भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, तो उससे अछूते सुधांशु जी क्यों रहे? ये नैतिकता है और मैं नैतिकता से 10 सवाल बस पूछ रही हूं, छोटे छोटे सवाल हैं, इस जनता के सामने, इन युवाओं के सामने जरूर पूछने चाहिए। क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? यह हमारा पहला सवाल था। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जोर से बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या एलआईसी का पैसा जो अडानियों की कंपनी में लगा वो लगातार गिरता रहा, इस पर सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? क्या एसबीआई व दूसरे बैंकों ने जो अडानी को 82,000 करोड़ रुपए दिए उस पर सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? क्या यह नहीं पूछना चाहिए कि शेयरों के 32% से ज्यादा गिर जाने के बावजूद एलआईसी और एसबीआई को नुकसान हुआ अडानी में, उसके बावजूद इन्होंने एफपीओ में 525 करोड़ क्यों लगाए? यह हमारा सवाल था। हमारा सवाल था कि 1 लाख करोड़ नष्ट हो गए एलआईसी और एसबीआई के मिलाकर, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन है एलआईसी के लोग? 30 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जो एलआईसी की पॉलिसी खरीदते हैं, 45 करोड़ जो अकाउंट होल्डर्स है एसबीआई के, वो गवर्नमेंट बैंक है। अगर पार्लियामेंट नहीं सवाल पूछेगा तो कौन पूछेगा? क्या यह पूछा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए कि $8 बिलियन से जिस व्यक्ति की आमदनी $140 बिलियन हो गई, उसके बचाव में सारी सरकार उतरी पड़ी है, सांसद उतरे पड़े? अरे अपनी सरकार का बचाव करिए, अडानी के बचाव में कहां उतरे पड़े हैं प्रभु? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि टोटल गैस ने अडानी की कंपनी में $50 बिलियन निवेश करना था, उसका डिसीजन परसों आ गया, वो रोक दिया गया? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि डाउ जोन्स और एसएनपी ने अडानी को अपने इंडेक्स से क्यों बाहर कर दिया? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि नॉर्वे सॉवरेन फंड ने $200 मिलियन अडानी के शेयर अपने कल की तारीख में बेच दिए? क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड, क्रेडिट स्विस, सिटी ग्रुप ने अडानी के पैसे लेने से मना कर दिया
और ये क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि इस देश का आरबीआई, इस देश का सेबी, इस देश का एसएफआईओ, इस देश का एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इस देश का इनकम टैक्स, इस देश का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन कहां है? वेयर इज द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस? आई वांट टू नो। क्या ये बातें नहीं स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर 16 लाख करोड़ मार्केट में डूबे, उसमें से 10 लाख करोड़ अडानी के थे, 6 लाख करोड़ तो छोटे निवेशकों के थे जिनका अडानी से कोई लेना देना नहीं। यह सवाल अगर सदन में चुने हुए सांसद नहीं पूछेंगे तो यह सवाल से बच के जा पाएंगे। सुधांशु जी, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री से लोग पूछ रहे हैं आपका रिश्ता क्या है, और प्रधानमंत्री मौनी बाबा बन जाएंगे। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब देता हूं। किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, किसी भी चीज का फाइनेंशियल नेट प्रॉफिट या लॉस कब तय होता है? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एटलीस्ट एक क्वार्टर के बाद। ये एक हफ्ते में कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए कि शेयर मार्केट में डूब गया। जो डूबी हुई मानसिकता से देख रहे थे उन्हें एक हफ्ते में दिख गया कि डूब गया। ये कहते हैं एलआईसी का पैसा। एलआईसी का एक्सपोजर अडानी से 1%। मैं पूछता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी एलआईसी की पॉलिसी मैच्योर हुई और उसे पैसा ना मिला हो? तो फिर कहां से डूब गया भाई? वो आपके दिमाग को डूबा हुआ। अब मैं आपको बताता हूं, आपने कहा, अब सुनिए, अब जब आपकी फाइनेंस की नॉलेज कम है। अरे भाई, अब अपने रिटर्न पे, अब आपने कहा कोई भी शेयर मार्केट होता है उसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है, ठीक है। भारत के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स पे भरोसा नहीं, कोई बात नहीं। आपने ये बात कहने का प्रयास किया, आप कह रहे हैं रिश्ता क्या, तो मैं बताना चाहता हूं। अडानी को पहला कॉन्ट्रैक्ट कब मिला? राजीव गांधी जी के जमाने में। बिल्कुल लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था। पहला भारत का प्राइवेट पोर्ट, मुद्रा पोर्ट, नरसिम्हा राव के जमाने में लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था, है। मनमोहन सिंह जी के जमाने में एफसीआई का कॉन्ट्रैक्ट मिला कि सारे गोदामों में 12% एश्योर्ड रिटर्न 15 साल तक मिलेगा। वो एकदम ईमानदारी से था और लेजिटिमेट था। पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक राज्य में हुआ जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन दी, वो था राजस्थान। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो ईमानदारी से मिला था, लेजिटिमेट था। जो माइन का कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में मिला 11,000 करोड़ का, वो ईमानदारी से मिला, वो लेजिटिमेट था। सबसे बड़ा हाल के वर्षों में पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला? केरल में, वो लेजिटिमेट था। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो आपके साथ 3 प्राइम मिनिस्टर से लेके 3 चीफ मिनिस्टर तक होता रहेगा, वो तो लेजिटिमेट था। मगर जो दूसरे में दिखाई पड़ रहा है वही इलेजिटिमेट था। और दूसरा मैं कहता हूं, अगर इलेजिटिमेट था तो बताओ राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं कैंसिल किया? तो बताओ छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कार्रवाई की है? तो बताओ केरल की सरकार क्यों नहीं कैंसिल कर रही है? इसे कहते हैं रिश्ता। तो यह है कि ऊपर से चिल्लाना है और पीछे से अंदर इन्वेस्टमेंट लाना है। इसी कारण से आपकी यह स्थिति होती है। और अब मैं एक टेक्निकल बात कहता हूं, अब मैं एक टेक्निकल बात सुनिए। हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है, ठीक है। यह बता दें भारत की संसद या भारत के लॉ में कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसमें जो विदेशी कंपनी भारत में ऑपरेट न कर रही हो उसको भारत की जेपीसी बुला सके? ये बता दें तो मैं इनकी बात को विचार करने को तैयार हूं। गला सबका राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती है अगर अडानी ऐसे ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं? तो थोड़ा सा तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। थोड़ा बहुत फाइनेंस का ज्ञान रखती हूं। इन्होंने कहा फाइनेंशियल ईयर के एंड पे कैलकुलेट होता है। जी नहीं साहब, CAGR वर्ल्ड ओवर, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड ओवर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है? आपने 10 साल पहले शेयर मार्केट में 100 रुपए लगाए, 5 साल बाद वो पैसा 1000 रुपए हो गया, और 5 साल उसके बाद 10 साल के अंत में वो पैसा 200 हो गया, तो आपका इन्वेस्टमेंट 100 से 200 पे कैलकुलेट नहीं होगा। ये दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इंडियाज ओन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द RBI कैलकुलेट करती है। आपका इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए से गिर के 200 पे आ गया। आप ये खुश नहीं हो कि वाह भाई 10 साल पहले 100 लगाए थे 200 हो गए। नहीं, आपसे पूछा जाएगा, आपके पापा आपसे पूछेंगे 100 से 1000 जब गया था तब क्या करने बैठे हुए थे। और एक आपको और बात बताती हूं जो ये बरगलाते हैं। आपको पता है LIC ने क्या किया? LIC से क्या करवाया गया? हिंदुस्तान की महारत्ना और नवरत्ना गवर्नमेंट कंपनीज हैं। NTPC, बहुत लोग चाहेंगे कि उसमें नौकरी लग जाए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बहुत लोग चाहेंगे नौकरी लग जाए। ये महारत्ना नवरत्ना कंपनीज हैं। 2021 जून से 2022 दिसंबर तक LIC लगातार अडानी का स्टॉक खरीदती रही हायर प्राइसेस पर। पता है पैसा कहां से ला रहे थे? पॉलिसी धारकों का जो पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं?
किसको बेच रहे थे? एनटीपीसी में शेयर कम कर रहे थे और पावर ग्रिड में कर रहे थे। आप हिंदुस्तान की सरकारी महारत्ना नवरत्ना कंपनी को बेच बेचकर अडानी का स्टॉक खरीद रहे हैं और अंततोगत्वा इतना खरीद लिया एलआईसी ने कि अडानी का 4.2% शेयर आज एलआईसी के पास है। एलआईसी की वैल्यू 80,000 करोड़ चली गई थी, वो गिरकर 36,000 करोड़ हो गई और ये क्या कह रहे हैं? फायदे में है, फायदे में है। अरे एलआईसी में लोगों का पैसा लगा है, फायदे में नहीं है, नुकसान में एलआईसी में है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूं। सवाल का जवाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने कहा नैतिकता थी। बिल्कुल नैतिकता से काम किया। मुझे लगता है अडानी जो है वो शायद शिद्दत से काम करने वाले अच्छे बिजनेसमैन होंगे एंड वी आर नॉट एंटी बिजनेस। हमारे टाइम में बिजनेसेस सबसे ज्यादा ग्रो हुए, हमारे टाइम में कॉर्पोरेट समूह सबसे ज्यादा ग्रो हुए हमारे टाइम में, लेकिन 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के बाहर भी निकले, इनकी तरह 27 को बीच नहीं ढकेल दिया। लेकिन अब आपको बताती हूं, हमारे टाइम में अडानी 609 नंबर से दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची से उठकर दूसरे नंबर पर नहीं आ गए। वो जादू तो साहब आप ही ने किया 2014 से 2022 तक। क्या जादू था? 609 नंबर से सीधे नंबर 2 पर। वो तो नंबर 1 पर जाते जाते रह गए, रिपोर्ट आ गई और रेगुलेटर्स उस पर बैठ गए। श्रीलंका में साहब जाते हैं, वहां पर कह के आते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिलेगा, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये श्रीलंका का ऑफिशियल कह रहा है जिसका भारत सरकार ने खंडन नहीं किया है। बांग्लादेश दौरे पर जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, बांग्लादेश का 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिल जाता है। इजराइल साहब जाते हैं, वहां से लौट कर आते हैं, हाइफा पोर्ट के साथ साथ एमआरओ और स्मॉल आर्म्स लाइसेंस मिल जाता है। तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि ये जो कृपा आप एक अडानी पे कर रहे हैं, ये कृपा इन सब लोगों पे क्यों नहीं कर देते? एक बार तो वो नुस्खा, एक बार तो वो फॉर्मूला दुनिया को भी, देश की जनता को बताइए ना कि कैसे 609 से $8 बिलियन से 140 पे कैसे दिया जाता है। और इसीलिए हमारे बस 3 सवाल है, इस 3 सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? कितनी यात्रा पर अडानी आपके साथ गए, कितनी यात्रा पर अडानी आपसे वहां पर मिले, और कितनी यात्राओं पर आपके आने के बाद अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? हम इस साठगांठ की बात कर रहे हैं। इन तीनों सवालों का आप जवाब दीजिए, उसके बाद से अगले विषय पर जाए। देखिए, इन्होंने जो इतना बताया बरगलाने की बात, तो अब मैं आपको बात बताता हूं इस कंपनी पे क्यों रोक लगी है। ये कंपनी करती थी शॉर्ट टर्म सेलिंग हिंडनबर्ग। वो क्या होता है कि 100 रुपए का शेयर है और मैं 1 हफ्ते बाद खरीदूंगा, मगर मुझे आज का दाम देना पड़ेगा। अगर 1 हफ्ते बाद वो 120 रुपए का हो गया तो कंपनी को 20 रुपए का फायदा हो गया। 1 हफ्ते बाद 80 रुपए का हो गया तो आपको 1 हफ्ते का फायदा हो गया। सैकड़ों करोड़ कमाए उसने। शॉर्ट टर्म सेलिंग की वजह से अमेरिकन कोर्ट ने यह प्रतिबंध लगा दिया कि ये कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आपने सीधे शेयर मार्केट को प्रभावित किया। और रिपोर्ट से ना प्रभावित होता, मगर यहां इतना लोग गाना गाने वाले थे कि भारत का शेयर मार्केट गिर गया तो हो खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए, इतना खुश हो गए कि भारत का शेयर मार्केट गिर कैसे गया। यह मैं बताना चाहता हूं। और इसलिए मजे की बात यह है कि जो बाहर भी दोषी साबित हो जाए उसको लेकर यहां आज तक मुझे एक उदाहरण नहीं बताया कि भाई एक मीडिया रिपोर्ट के आधार के ऊपर अगर कोई जांच हो सकती हो तो बताइए। और दूसरा मैं इनसे कहना चाहता हूं, भारत की एलआईसी पे भरोसा नहीं है, पीएम पे भरोसा नहीं, उसमें कौन सी ऐसी बात है? राष्ट्रपति पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, सीसी पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं है, आर्मी पे भरोसा नहीं है, एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है। अरे मेरे भाई एक चीज तो बता दो जिस पे भरोसा हो। इसीलिए मैं कहता हूं इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। वहम का कोई इलाज नहीं हो सकता। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए, जानते हैं मित्रता क्या होती है? सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी कारों की? मारुति। हमें बचपन में याद है, सारे बजट में ऑल कंसेशंस 1000 सीसी से नीचे की कारों को, क्योंकि मारुति 800 थी। कौन था फाउंडर चेयरमैन मारुति का? गांधी परिवार। और सारे कंसेशंस उनको। और मित्रता क्या होती है वो मैं याद दिलाना चाहता हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, फोटोएं तो बहुत सारी अशोक गहलोत के साथ भी हैं। दूसरा अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण कि पॉलिएस्टर रियॉन बनाने का लाइसेंस एक कंपनी को दिया जाएगा, एक्सक्लूसिव राइट, सिर्फ पूरे भारत में वही बनाएगी, पूरे भारत में बेचेगी भी वही, पूरे भारत में एक्सपोर्ट भी वही करेगी। और आप लोगों को शायद नहीं ध्यान होगा, 1991 से पहले कंट्रोलर ऑफ द कैपिटल इशू एक संस्था होती थी जो शेयर्स को कंट्रोल कर सकती थी। वो शेयर कंट्रोल करेगी उस कंपनी के पक्ष में, और उनमें से वो एक कंपनी जिसके लिए आज हमारा होने का आरोप लगाते हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, आपको भारत के रेगुलेटर पे भरोसा नहीं है, और जहां तक आपने जो किया है आप अपने नजरिए से देख रहे हैं। और अंत में एक बात कह दूं, अडानी ने बिजनेस किया है, इनको लगता है कि उसमें बहुत सारा गड़बड़ हुआ इसलिए सैकड़ों करोड़ कमाए, मगर ये बता दें 3 पुश्तों से ना किसी ने नौकरी की है
और ना किसी ने कोई बिजनेस किया है। फिर ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से आ जाती है और सैकड़ों करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस कहां से आ जाता है? मुझे ये बात बता दें। ये देश का युवा जानना चाहता है कि ये फितरत क्या होती है कि 15-16 गुना से अधिक संपत्ति बढ़ जाती है बगैर कोई नौकरी या बिजनेस किए हुए। तीनों बातों का जवाब दीजिए। और साथ ही एक सेकंड, पीएम ने यह भी कहा है कि 90 बार चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने गिराया था। आप कैसे फिर ऑटोक्रेसी का या अलोकतांत्रिक होने का आरोप? जी लगता था कि थोड़े पढ़े लिखे आदमी भाजपा में है, लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये भी व्हाट्सएप और फेसबुक के खर्रे ही पढ़ के आए हुए लगते हैं मुझे। और मैं आपको बता देती हूं क्यों। इन्होंने पूछा कहां से आय आती है। जिसकी भी आप बात कर रहे हैं वो चुने हुए सांसद है 5-5 बार के। जाइए देखिए उनके क्या रिटर्न्स हैं, जाइए देखिए माय नेता गॉव इन पे कर लीजिए, ईसी में उनके एफिडेविट है, जाइए देखिए। अब एक बात आगे की सुनिए। आपने यहां पर बड़ी बड़ी बातें करी, मैं आपसे सिर्फ एक नैतिकता का सवाल पूछती हूं। एक कंपनी है जो भारत के डिफेंस में है, कर लीजिए पहले, आप लोग डिस्टर्बेंस हो रहा है, नहीं पहले आ जाने दीजिए। एक कंपनी है जो भारत के डिफेंस में है, एक कंपनी है जिसकी मोनोपोली पोर्ट में है, एयरपोर्ट में है, फूड एंड एग्रीकल्चर में है, सीमेंट में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है। उस कंपनी के ऊपर यह आरोप है, और यह आरोप नया नहीं है, और इसको भी अभी बताती हूं, हिडेनबर्ग के पीछे मत छुपिए। यह आरोप नया नहीं है कि उसने शेल कंपनीज बनाकर बेनामी पैसा बाहर से लाकर इनमें लगाया है। भारत की सरकार यह जानना नहीं चाहती कि यह पैसा किसका लगा है, ये चीन का लगा है, ये भारत के दुश्मनों का लगा है, ये आप वाकई में जानना नहीं चाहते? ये मैं जरूर जानना चाहती हूं आपसे। आप लंबी लंबी बड़ी बड़ी आंखें करिए, जलेबी बनाइए यहां पर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश की जनता ये जरूर जानना चाहती है कि अडानी की जांच पर आपके मुंह में ताला क्यों लग जाता है। 2 घंटे 40 मिनट की स्पीच देने वाले महानुभाव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अडानी और चीन का नाम लेने पर क्यों घबराते हैं? और ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, ये तो मैं नया नहीं बोल रही हूं। अडानी शब्द, एक शब्द ADANI बोलने में प्रधानमंत्री की क्या गला सूख गया, ये मैं जानना मेरे चाहती प्रश्न हूं। का जवाब क्या प्रश्न? 90 बार चुनी हुई सरकार ये को सवाल कांग्रेस ने हमसे, गिराया। हाँ अच्छा, ये मैंने सुना था। एक और भी बड़ी गड़बड़ बात कही थी, उस पर भी बोलूंगी अभी। ये सवाल उन लोग वो कर रहे हैं जो कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, गोवा की चुनी हुई सरकार सिर्फ पैसे से नहीं, एजेंसीज को अपनी पालतू एजेंसी बना के गिराते हैं। नैतिकता की बात जब ये हमसे करते हैं तो 4 नहीं 5 उंगलियां इनकी तरफ घूम जाती हैं। आज की बात करें, अडानी पर जांच क्यों नहीं हो रही है, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी और इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री इसलिए दें क्योंकि प्रधानमंत्री मौन अपने रिश्ते पर नहीं रह सकते हैं। मौनी बाबा को मौन तो अच्छा, एक दो सवाल ले लेती हूँ फिर जवाब। तेजी से जवाब। मेरा सवाल आपसे सर, मेरा सवाल ये है कि जब अडानी की बात आती है तो आप सेबी और आरबीआई का नाम लेकर पल्ला झाड़ देते हैं, लेकिन जब कहीं ना कहीं ये सवाल आम जनता के मन में कहीं ना कहीं उठ रहे हैं, तो आप आम जनता को क्यों नहीं जवाब देते? एक छोटा सवाल मैम आपसे है कि आप जवाब उनसे तो मांग रहे, लेकिन जब बात आती है राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तो आप वहां जवाब नहीं देते। तो आप भी तो जवाब दीजिए ना जनता को। सिर्फ ठीक, बिल्कुल। हमारा सवाल मैम से, आप जांच की बात करते हैं और बोलते हैं कि अडानी भ्रष्टाचारी है, तो लेकिन राजस्थान की सरकार 1600 हेक्टेयर लैंड सोलर पावर के लिए, उसमें भी पूछे थे सवाल, वही सवाल उन्होंने पूछा, उन्होंने भी यही सवाल। और छत्तीसगढ़ की सरकार माइनिंग के लिए, और MBA महाविकास अघाड़ी की सरकार दिघी पोर्ट देती, तो उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। इसकी भी तो आज आवाज आप लोग उठाएंगे। सर, आपने बोला कि मोदी जी ईस्ट और वेस्ट, मोदी जी इज द बेस्ट। अब अगर भाजपा इतनी दूध की धुली है तो एक JPC इन्वेस्टिगेशन से क्यों कतरा रही है? मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे था कि आपने बोला कि LIC 80 करोड़ से 36 करोड़ पे आ गई, SBI ने 42 करोड़ रुपए अडानी को दे दिए, तो इससे हम आम जनता को क्या फर्क पड़ा? हमारी LIC पूरी हो रही है, हमें अपना पैसा मिल जा रहा है, SBI में हमारा पैसा है, तो हमें आम जनता को क्या मतलब इससे? मेरा सवाल सर आपसे है, आपने कहा कि इनकी सरकार ने भारत का अपमान किया, पर आपने तो भारतवासियों के भरोसे का अपमान किया, उसका क्या? फिर आपने पूछा कि LIC का लाभ किस किस को मिल रहा है, आपने किसी से ये पूछा कि आयुष्मान योजना का लाभ किसको मिला है? क्या किसी में से मिला आयुष्मान योजना का लाभ? तो गरीबों के लिए है जो पॉवर्टी लाइन मिलता ही नहीं, वो तो लकी ड्रॉ बन के रह गया है, जो लकी होगा सिर्फ उसे मिलेगा। मैम मेरा सवाल आपसे, कल मैं लोकसभा गया था एज अ विजिटर, तो आप लोगों का एक आरोप मैंने वहां देखा कि विपक्ष को बोलने का मौका दिया जा रहा है, तो आप लोगों का आरोप रहता है कि सत्ता पक्ष के लोग हमें बोलने का मौका नहीं देते। तो इतना हंगामा खड़ा करने के बाद जब सदन स्थगित होता है, उसके बाद हंगामा खड़ा करने के बाद आप ये कहते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तो क्यों ना आप हंगामा खड़ा करने की उसकी बजाय आप बोल के और एक कार्रवाई कर लें? आखिरी सवाल। मेरा सवाल मैम से है
मैम आप लोग जो ये अडानी अडानी कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कि जो भारत जोड़ो यात्रा से आप लोगों को सक्सेस नहीं मिला है वो आप अडानी की तरफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू करके घुमा रहे हैं? आज आप पहली मिली हैं जिनको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से हमें सक्सेस नहीं मिला है। मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा में जो करोड़ों लोग हमसे जुड़े, जो लोग आकर हमसे मिले, जिन्होंने हमसे अपने दिल की बात कही, जिन्होंने हमसे ये कहा कि हम उस सरकार से तंग आ चुके हैं जो अपने मन की बात हम पर थोप रही है, जो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर बात नहीं करना चाहती है, हमें लगता है वो बहुत बड़ा सक्सेस है। और अगर वो सक्सेस नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि जब राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, तो पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा कि नहीं देखा, जब राहुल गांधी सदन में स्पीच दे रहे थे तो लोकसभा की जो ट्रेजरी की पहली बेंच होती है जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, एक भी नहीं बैठा था। सारे वरिष्ठ लोग वहां पर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्या अडानी का नाम सुन के आप इतना सकपका जाते हैं, सकते में आ जाते हैं? और मुझसे एक सवाल, एक मिनट, मुझसे एक सवाल यहां पर यह पूछा गया कि सारे आप हंगामा क्यों करते हैं? हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। हमें लगता है कि देश की जनता का मुद्दा जब नहीं उठाने दिया जाएगा और अगर उसके लिए शोर शराबा भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जवाब दे। प्रधानमंत्री ने अमृतकाल का एक ऐसा पट्टी पढ़ाई कल लोकसभा और राज्यसभा में कि लग रहा है कि कुछ गलत ही नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। 1% लोगों के पास 40% पैसा सुप्रिया जी, आप लगातार बोल रहे हैं। भाई मुझसे सवाल नहीं, ठीक है, उनसे भी कई मुझसे भी बहुत सारे सवाल थे। देखिए, जो इन्होंने अपना पहला वक्तव्य दिया उसके पहले सेंटेंस से कहता हूं, इन्होंने कहा डिफेंस के सारे प्रोजेक्ट्स इनके हिसाब से अडानी को मिल रहे हैं, जबकि फैक्ट ये नहीं है, डिफेंस के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को मिले हैं। मगर यहीं पे सारा क्रक्स है। हमारा देश चंद्रयान बना सकता था पर फाइटर प्लेन नहीं। हमारा देश इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता था पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता था। क्या ये बात तर्कसंगत लगती है? यही बात थी, बना सकता था पर बनाया नहीं गया ताकि मिसाइल के एसॉल्ट राइफल और जहाज खरीदे जाते रहें और उसके साथ जो चल रहा था वो चलता रहे। भारत पहली बार आत्मनिर्भर हुआ है, अब एसॉल्ट राइफल भी बन रहे हैं, एयरबेस हमारी पहली बार फाइटर प्लेन भी बन रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। कहीं वो दर्द तो नहीं है कि अब डिफेंस के लिए कैसे जो हमने पिछले डीलिंग की थी अब वो सारी खटाई में पड़ती जा रही है। और दूसरी बात इन्होंने बात कही चीन की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अरे भाई हम आपसे बताते हैं, अरे भाई इसमें पानी पीने की क्या बात? सुनिए, अशोक गहलोत के साथ भी प्लीज दिखा दीजिए। हाँ, वो भी बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, सुनिए तो सुनिए, 60,000 करोड़ अंदर किए हैं भाई, वो भी तो दिखाइए। चलिए अब मैं बताता हूं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब हम लोग की सरकार आई पहली बार 98 में, तो हम लोगों पे यह आशंका थी कि हम स्वदेशी वाले हैं, विदेशी कंपनियों पे आक्रमण करेंगे, ठीक है। मगर आपने देखा है किसी विदेशी कंपनी के प्रति कभी कोई अटैक किया हो तो बताइए। अगर किया है तो एप्पल की फैक्ट्री में जाके बवाल किया गया बेंगलुरु में। आज 25% एप्पल भारत में बनने लगे, चूंकि वो अभी तक चाइना में बन रहे थे, इसलिए तोड़फोड़ हुई जाके सिर्फ एप्पल की फैक्ट्री में। ये हम पूछना चाहते हैं, ये कौन सा हाथ था जो आप कह रही हैं चाइना नजर नहीं आता है? हम पूछना चाहते हैं कि आज तक इन्होंने किसान आंदोलन की बात कही, नेस्ले और पेप्सी किस जमाने से काम कर रही हैं पंजाब में? किसी ने उनका नाम लिया कभी? उनका नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां तो दौरा करके आते हैं बाहर, तो बहुत सारी बातें करके आते होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और अंत में, अरे सुनिए एक मिनट, मैं पूरी लाइन, अरे आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, अरे जवाब दे रहा हूं, अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए इस विषय के ऊपर भारत के LIC, SBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो कहा है उस पर आप कह रहे हैं भरोसा न किया जाए। एक कंपनी जो खुद आरोपी हो चुकी है उसकी बात पे भरोसा किया जाए और उसको लेकर भारत में JPC गठित कर दी जाए जिसमें उस कंपनी को बुलाने का कोई अधिकार भी नहीं हो। शायद इसीलिए बाल बुद्धि शब्द जो है वो असंसदीय घोषित हो चुका है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, भारत जोड़ो की बात कही, बहुत अच्छी बात थी। भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन आपको याद है कितने प्रेम और स्नेह से एक दूसरे के स्नेहपूर्ण सानिध्य में इस दुनिया में सबसे न्यारा भाई बहन का प्यार बर्फ के गोले फेंक रहे थे। ये वही कश्मीर था जहां सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। ये वही कश्मीर था जहां के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, ISIS के नारे लगते थे। शुक्रगुजार होना चाहिए आप धारा 370 हटाने के बाद, कम से कम वो उस सुकून के साथ आप जाकर वहां पर झंडा ही नहीं फहराए, बल्कि पूरे देश ने देखा कि कुछ सुकून के साथ आपने वो स्नेहपूर्ण साहित्य
के सानिध्य में वो सुंदर दृश्य भी दिखाया, पानी पीजिए। इसलिए अब तो पानी पीने की बारी आपकी है। पानी पीजिए अब आप पानी पीजिए। अगला सवाल। मैम मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है कि मैम आप बार बार जो मोदी जी को ब्लेम करते रहते हैं, तो आप लोग अपनी पार्टी पे कब ध्यान देंगे, अपनी पार्टी को कब बिल्डअप करेंगे? आप अपनी पार्टी को क्यों नहीं देखते कि वो अलग सा मोटिव लेके आए जिससे मोदी जी को लोग वोट ना देकर आपकी पार्टी को वोट दे? अब वो कब करेंगे? देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और लोकतंत्र में प्रधानमंत्री से और सरकार से सवाल पूछने का काम विपक्ष करती है। मैम मेरा भी सवाल आपसे है कि जो आपने बोला भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस का, तो ठीक है, जो राहुल जी ने जो लाल चौक पे वो झंडा फहराई है, वो आप मोदी जी की सक्सेस मानती हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, उसमें मोदी जी का क्या सक्सेस है? मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आप फॉरेन एजेंसीज में इतना बिलीव करते हो, तो यूएस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी जिसमें मोदी जी को वर्ल्ड का बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लीडर बोला गया था, तो आप वो मान के ये क्यों नहीं? मैम यूएस की गवर्नमेंट एक रिपोर्ट आई थी, मैम आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक देयर वाज एनी रिपोर्ट लाइक दैट। ये आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा। अब मैं व्हाट्सएप नहीं, मैं विदेश की रिपोर्ट ये रिपोर्ट आप सुनिए मैम, आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि मोदी जी सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल लीडर और प्राइम मिनिस्टर देखिए, अगर विदेश में छपी हर चीज के ऊपर जांच होनी चाहिए। वोल्कर रिपोर्ट जिसने कहा कि सद्दाम हुसैन ने सीधे तेल के बदले पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है, जाके चेक कर लीजिएगा। और मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, येवेगनना एल्बर्टस जिन्होंने, बोलिएगा विदेश में छपी बातों पे तो इतना है कि आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। येवेगनना एल्बर्टस केजीबी की पूर्व चीफ, उसने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट जाके चेक करिएगा। उसमें मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा, एजेंट थी वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी बात छोड़िए। और केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 मित्रोकिन आर्काइव, वसेली मित्रोकिन की किताब 2006 में, उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को सीधे केजीबी से पैसा मिलता था 70 के दशक में। इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, जो एक सीआईए के रिटायर्ड ऑफिसर ने लिखी, उसने लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कैसे हुई थी उस पर। और जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ की किताब एम्बेसडर्स हैंडबुक में उन्होंने क्या क्या लिखा, नेहरू जी के बारे में बोलना भी नहीं चाहता कि उन्होंने किस ढंग से लिखा है कि भारत के न्यूक्लियर मामले के ऊपर क्या हो रहा था। अगर आप, और श्वाइजर्स एलेस्टेटे नवंबर 1991 स्विट्जरलैंड की मैगजीन ने स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो के साथ लिखा कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक का अकाउंट है, जिसमें पहले नॉमिनी सोनिया जी थी और 18 साल का होने के बाद राहुल गांधी जी हो गए। अगर आप छपी छपाई बातों पे जांच करवाना चाहते हैं विदेश में, तो बताइए, फिर सबके ऊपर जांच होनी चाहिए। एक जवाब दे लीजिए, फिर सवाल निहायत ही घटिया, बहुत ही घटिया और शर्मनाक भाषण इन्होंने यहाँ पे दिया है, और बताती हूँ क्यों। 5 बार की चुनी हुई सांसद को ये एजेंट बता रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत कैवियट के साथ बोला, मैं नहीं बोला, नहीं बोली थी, चुप रही। नहीं, मैंने कैवियट के साथ बोला, मैं नहीं बता रहा हूँ। 5 बार की उस पर दावा करिए केजीबी पे जाके। 5 बार की चुनी हुई सांसद पर, अरे अगर छपे छपाए पर ही यकीन करना है तो काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से इतना घबरा कर ब्लॉक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से घबरा विदेश भाई, विदेश की बात आप कर रहे थे, विदेश की बात मैं भी कर रही हूँ। विदेश की एक डॉक्यूमेंट्री थी, यूट्यूब पर दिख रही थी, सब लोग डाउनलोड करके देख रहे थे, सक पका गए, सकते में आ गए, क्योंकि साहब कहते हैं व्हाट गार्बेज, रॉन्ग क्वेश्चन, डोंट आस्क, ऐसे बोल रहे थे। ये बात नहीं है। बात असल में ये है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने आपका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, जो इस एज के बच्चे शायद ना जानते हो, उतना ना समझते हो, लेकिन इनसे जो वरिष्ठ है वो जानते थे कि 2002 में क्या हुआ था। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, यहां पर मुझसे किसी ने पूछा जम्मू कश्मीर की बात। कल जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री भी दम्भ से अपना कुछ सीना ठोक रहे थे। पिछले 5 साल में, और ये आंकड़े के साथ बोल रही हूं, जम्मू कश्मीर में 761 आतंकी हमले हुए हैं, 186 नागरिक मारे गए हैं, और शहीद जवानों की संख्या 306 है। और क्योंकि जवानों की बात हो रही है तो एक बात और कहूंगी, 20 जवानों की शहादत हुई थी गलवान में चीन के हाथों, और हमारी सरकार ने क्या किया, एप्पल में जाकर रेड कर रहे थे। अरे हमारी सरकार ने चीन के साथ व्यापार इतना बढ़ाया कि हमारा चीन का व्यापार घाटा $100 बिलियन हो गया है। हम चीन से इतना सामान खरीद रहे हैं कि उनको पैसा दे रहे हैं, लो अपनी सेना को दो और उनसे अतिक्रमण करो। आखिरी के 3-4 चीन और अडानी, 2 शब्द मोदी जी बोल नहीं सकते। सर, आप दोनों के लिए मेरा एक सवाल है। यहाँ बड़े पैमाने पर बात हो रही है, लेकिन जहाँ पे देश में छोटा तबका भी रहता है। सर, मैं एक मीडिया का स्टूडेंट हूँ, उसके बिहाफ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हम एक स्लम एरिया में गए और कुछ किन्नरों के घर भी गए। सर, जब हम उनसे सवाल पूछा कि सरकार आपको सही तरीके से चीजें मुहैया करा पा रही है, तो मैम और सर उनका जवाब था कि हमारे पास खुद का राशन कार्ड भी नहीं है, और जो राशन कार्ड जिनके पास है वो जब हमने इंटरनेट के माध्यम से उसको सर्च किया तो वो झूठे राशन कार्ड थे। तो ऐसे में सरकार जो जनता की सरकार है, तो क्या वो जनता नहीं है? क्या किन्नर, क्या जो गरीब है वो जनता नहीं है? ये मेरा आपसे सवाल है।
मैम मेरा सवाल आपसे है, मैम भारत जोड़ो यात्रा की बात यहाँ पे हुई है मैम, पर मैम भारत क्या ये जोड़ेंगे? नहीं, मुझे दिख नहीं कौन है ये, किसकी फोटो है? मैम ये कन्हैया कुमार की फोटो है मैम, जो नारे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम ये जोड़ेंगे भारत? मैं आपसे आपने जिस तर्क में मुझसे जिस पंच में पूछा, मैं आपसे भी पूछती हूँ। आपको ये पता है कि अमित शाह जी से, फोन रख दो, आपको ये पता है अमित शाह जी से कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग? अमित शाह जी ने सदन में कहा कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, या जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आपको दिखाया जा रहा है वो झूठा है। जहां पे पढ़ते हो उसमें थोड़ा और अध्ययन करो। अगली फोटो निकाली उन्होंने, अगली फोटो निकाली। रॉबर्ट वाड्रा, मैम ये जोड़ेंगे भारत? क्या मैम ये रॉबर्ट वाड्रा जोड़ेंगे भारत? मैम जो इतने करोड़ों का स्कैम करके बैठे देश में मैम। अच्छा, 9 साल से, एक मिनट अंजना जी, अब माइक हटा लीजिए और थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। 9 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। 9 साल से स्कैम कहा जाता था। अगर वाकई में कोई स्कैम हुआ था तो सिद्ध कर देते और सजा दिलवाते। 9 साल से ये झुंझुना इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर ये कूड़ा जाता रहे और आप अपना अध्ययन करने के बजाय ये कूड़ा पूछते रहिए। ये फैक्ट है, सर, ये व्हाट्सएप का फैक्ट है। सर अभी हाल ही में 136 चीनी कंपनियों को बैन किया गया और इसी साल चीन का ट्रेड भी है इंडिया से और ज्यादा बढ़ गया। एक तरफ आप कहते हैं कि आप चीन को आंख दिखाएंगे और दूसरी तरफ आप चीन से व्यापार भी कर रहे हैं। ठीक, लाल आंख नहीं, लाल शर्ट पहन ले। जल्दी जल्दी, एक सेकंड प्लीज। सर, सीता माता पे भी दाग लगा था जबकि वो पवित्र थी, फिर भी उन्हें अग्नि परीक्षा देकर साबित करना पड़ा था कि वो सही है। तो क्या अडानी को अग्नि परीक्षा देकर साबित करना चाहिए कि वो सही थे? मोदी जी को। मैम आपने अभी चाइना की बात की, तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और चाइना का एमओयू क्या था 2008 का, मैम वो बता दीजिए। और 2010 में मैम अडानी साहब को जो ऑस्ट्रेलिया में माइंस मिली थी, मैम उससे पहले कौन दौरे पे गया था वो बता दीजिए। अच्छी बात आपने पूछी, जो 2010 में माइन मिली थी, $1 बिलियन आखिरी सवाल, और हमारे विरोध के बावजूद सुप्रिया जी गुस्सा नहीं, बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। सुप्रिया मैम से मैं बतौर छात्र, मीडिया छात्र सवाल पूछना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए 2024 की तैयारी कर रहे हैं? क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे? इस शो के पहले हम लोग एक और तीन लाइन टाइम खत्म। इस शो के पहले हम लोग एक और शो कर रहे थे, उसमें 25% भारत की जनता ने बेरोजगारी को, 25% ने महंगाई को, 6% ने कृषि को, 6% ने गरीबी को देखा है। 65% लोग इन बड़े मुद्दों को लेकर असंतुष्ट है। 2024 का चुनाव उस पर होगा बनाम 6500 करोड़ के विज्ञापन के। जो 6500 करोड़ के विज्ञापन देकर प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह छाए हुए हैं और मोदी चालीसा पढ़ी जाती है। चुनाव उस पर होगा, असल मुद्दों वर्सेस विज्ञापन। मोदी नाम केवलम, बीजेपी की यही जिस सर्वे की बात कर रहे हैं उसमें मोदी जी को 62% लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने और राहुल जी को 14% डाउन हो गया, अभी 54 हो गया वैसे। अच्छा, फिर भी राहुल गांधी जी 14 कितने बढ़े हैं बता दीजिएगा। नहीं, आपको सोचा मैं बता दूं। मेरा ये कहना है, मैं बता दूं। देखिए अंतर क्या है इस देश में। चुनाव इसके बारे में होगा, एक तरफ वो नेता जिसने जीवन के प्रारंभ से, शैशव काल से देश के लिए काम करने का व्रत लिया और पिछले 8 सालों से उसने दुनिया के सामने दिखाया, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और दूसरी तरफ वो होंगे जिनको परिवार में तमाम शर्तों, इनामात, विरासत में मिले और जलवाए जलाल के साथ तुझे कुछ और भी दूं। 2 नंबर तक ही पहुंचा पाए बेचारे, नंबर 1 तक पहुंचाने की बात। अच्छा, एक देखिए, अन्यथा मैं सिर्फ इनके लिए नहीं कह रहा हूं। मोदी जी चाहते हैं 2047 में भारत विकसित राष्ट्र और हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में नंबर 1 हो जाए। ईमानदारी से पूछिएगा जितने विपक्षी दल हैं, इनके नहीं, वो क्या चाहते हैं? मेरे परिवार की अर्थव्यवस्था कैसे नंबर 1 हो जाए। कौन चाहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 हो? चलिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।